हेलो एवरीवन। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हम आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन नामक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में लास्ट हेडिंग पर हमने कुछ न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें हमने सेल पोटेंशियल, सेल रिएक्शन, ईएमएफ ऑफ सेल और सेल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, यानी कि सेल निरूपण, सेल विभव और सेल अभिक्रिया के बारे में बताया था। हमने बाकायदा आपको एग्जाम्पल लेकर के उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। चूँकि आप जानते हैं कि इस चैप्टर से 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसलिए उस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए आपको किसी भी अभिक्रिया का सेल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेल निरूपण करना आना चाहिए, सेल विभव निकालना आना चाहिए, सेल अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए। यदि आप ये लिख पाओगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। अब हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ध्यान दीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि यही सीरीज आपने एक और नाम से क्लास 10th में पढ़ी है, सक्रियता श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन वहां पर आपने एक साधारण परिभाषा पढ़ी होगी, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि वह सीरीज, वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। द सीरीज इन विच मेटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि वह श्रेणी जहाँ पर धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यह परिभाषा आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी या 11th में भी पढ़ी होगी। और वही सीरीज को यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसका नाम विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले जान लेते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि आपने जो सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी उसमें सबसे ऊपर पढ़ा होगा लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकेल, स्टेनस, और यहाँ पर क्या है, ये आपका H2 हाइड्रोजन। ये एक सीरीज है, चूंकि लंबी है इसलिए हमने इसके नीचे इधर लिखा है और इसके नीचे इधर लिखा है। यह सीरीज है सक्रियता श्रेणी, आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। सबसे ज़्यादा सक्रिय लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरिलियम, फिर स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकेल, स्टेनस। और हाइड्रोजन का जो है वो लगभग कितना है, 0। मतलब हाइड्रोजन से ये सभी शक्तिशाली हैं और इस हाइड्रोजन के नीचे भी आती है Hg वगैरह आती है, तो ये सब अक्रियाशील हैं, मतलब अशक्तिशाली, यानी कि अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वह आप जान गए सक्रियता श्रेणी ही है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में घटते हुए अपचयन विभव, यानी कि ध्यान दीजिए, वहाँ पर आपने घटती हुई क्रियाशीलता पढ़ी थी कि क्रियाशीलता घटती है तो आपने एक सक्रियता श्रेणी बना। लेकिन यहाँ पर यह जो श्रेणी बनी है ना, यह एक टॉपिक पर आधारित है और उस टॉपिक का नाम है अपचयन विभव। हमने आपको पढ़ा चुके हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। हमने आपको बताया है विभव 2 तरीके के होते हैं, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको EO से लिखते हैं, और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, इसे ER से लिखते हैं।
हमने आपको बताया है कि एक अगर लोहे की छड़ है तो इसका ईओ भी होगा, ऑक्सीडेशन विभव भी होगा, और ईआर भी होगा, रिडक्शन विभव भी होगा। ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता, और रिडक्शन यानी अपचयन, अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। साथ ही हमने यह भी बताया कि पूरी केमिस्ट्री अपचयन विभव पर ही आधारित है। आपसे पेपर में भी अपचयन विभव ही देता है, तो उसी अपचयन विभव को ध्यान में रख करके वैज्ञानिकों ने एक सीरीज बनाई, श्रेणी बनाई, जिसमें ऊपर से नीचे आने पर अपचयन विभव बढ़ता है, ध्यान दीजिए, और या नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन विभव घटता है। क्लियर है? यानी कि वह सीरीज, वह श्रेणी जिसमें ऊपर से नीचे आने पर अपचयन विभव बढ़ता है, उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जो नई परिभाषा है, क्लास 10th में था कि ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर यदि किसी श्रेणी में अपचयन विभव का मान बढ़ता है तो ऐसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। इंग्लिश में समझ लीजिए, द सीरीज इन विच रिडक्शन पोटेंशियल बिकम्स हायर टू मूविंग डाउन इन द सीरीज, दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि अगर कोई पूछे विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो आप उसे कहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो बढ़ते हुए अपचयन विभव के बारे में बताती है। वह धातुओं को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव के आधार पर व्यवस्थित करती है। इस श्रेणी को इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी या सीरीज कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है तो समझ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल परिभाषा 3 नंबर में पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? तो आप कहेंगे कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं को बढ़ते हुए अपचयन विभव के क्रम में रखा गया है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा, यह श्रेणी है, आपको हम नोट्स में दे भी देंगे, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम इत्यादि। तो यह श्रेणी भी आपको हमने याद करने का फार्मूला, अगर आप 10th या 11th में पढ़े होंगे तो हमने बताया है। इस पूरी श्रेणी को आप याद कर सकते हो। याद करने का एक ट्रिक भी होता है, लिख बे सर कै ना मग अल मन जन यार फेकदो नीसन। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले इसी तरीके से याद करेंगे। लिथियम, क पोटेशियम, ली क, बे सर यस आर, कै सी ए कै, ना एन ए ना, मग mg मग, अल मन zn जिंक, जन cr मतलब cr, फे fe फे, cd कदो, नी सन, और जहाँ खत्म हो जाए वहीं पर क्या, हाइड्रोजन। यानी कि अगर 3 नंबर की परिभाषा आती तो आप श्रेणी भी लिख सकते हो। इसको याद करने की यह ट्रिक है। ट्रिक, लिख बेसर कहना मग अलमंजन सियार फेंक दो नीसन। चाहे हिंदी मीडियम वाले याद करें, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले याद करें, इसी तरीके से उनको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो यह आज की हमारी पहली टॉपिक हो गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नर्स्ट समीकरण। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, जैसे आप लोगों ने क्या किया है, कोई भी सेल है
उस सेल का आपने ईएमएफ निकाला है, ई नॉट ऑफ सेल, और उस दिन हम बता के गए थे इसका जो फार्मूला होता है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का विभव माइनस ऑक्सीडेशन का विभव, यही होता है सेल का विभव, ये हमने बताया था। लेकिन आप जान लीजिए कि वैज्ञानिकों ने कहा कि जो भी सेल है उस सेल पर ताप का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर, सांद्रता का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता का इंग्लिश होता है कंसंट्रेशन, और उन प्रभावों को बताने के लिए एक समीकरण दिया। जैसे आप जानते हैं ना, ई इज नॉट सेल, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, लेकिन ये मानक अवस्था पर है, यानी कि ताप 25 डिग्री सेल्सियस होगा और सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होगी, 1 मोल पर लीटर होगी। लेकिन अगर किसी सेल में हर समय वही चीज नहीं ना होती है, हर समय 25 डिग्री सेल्सियस नहीं ना टेम्परेचर होगा, कभी हो सकता है ठंडी पड़ रही है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो आपके यहाँ, गर्मी है तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो क्या हुआ, बैटरी हर टेम्परेचर पर उतने ही प्रकार से काम करेगी, उतना ही आपको पावर देगी? ऐसा संभव नहीं है। बैटरी में टेम्परेचर के परिवर्तन, सांद्रता के परिवर्तन होने पर उनके पावर में, उनके वोल्टेज में कमी या ज़्यादा हो जाता है, और उस कमी या ज़्यादा को निकालने के लिए जो समीकरण मिला है उस समीकरण का नाम है नष्ट समीकरण। इंग्लिश में समझ लीजिए कि किसी भी बैटरी में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको कैलकुलेट करने का काम एक इक्वेशन करता है, उस इक्वेशन का नाम है नष्ट इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? आप खुद ही सोचिए, आप एक बैटरी लाए, 1000 वोल्ट की बैटरी लाए, आप शुरू में उसका यूज किया, आपको 1000 वोल्ट की ही करंट मिल रही थी, लेकिन 5 साल 10 साल बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका पावर घटता जाएगा। अब पता चला कि उससे आपको 800 वोल्ट ही करंट मिल रही है, 700 वोल्ट की ही मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया। अंदर जो आपने सोल्यूशन भरा है, हो सकता है वो सोल्यूशन धीरे धीरे कम हो गया हो, इसलिए आपको जाकर के दुकानदार के पास जाकर के उसके अंदर सोल्यूशन डलवाना पड़ेगा, ताकि उस बैटरी का पावर पहले जैसे ही हो जाए। 2-3 साल में ऐसा होता है बैटरियों के साथ, हो सकता है वो चार्जिंग ही ना उठाए, हो सकता है वो डिस्चार्ज हो जाए। तो ये सब प्रभाव बैटरी पर पड़ते हैं, और ये सब प्रभाव को निकालने के लिए एक समीकरण होता है, उस समीकरण का नाम है नष्ट इक्वेशन, नष्ट समीकरण। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको चूंकि समझा करके, बोल करके समझा दिया, मैं आपको एक लिख करके समझा रहा हूं। मान लीजिए यह आपकी बैटरी है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 500 वोल्ट की बैटरी, ठीक। आपको शुरुआत में यह 500 वोल्ट की करंट दे रही है, लेकिन करीब 5 साल बाद, 5 इयर्स बाद, यह जो बैटरी आपकी होगी, अभी भी उस बैटरी के ऊपर लिखा तो 500 वोल्ट ही हो, लेकिन कहीं 400 की करंट, 400 वोल्ट की ही करंट देगी, 440 की देगी, कुछ कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी? क्योंकि जो अंदर आपने सोल्यूशन भरा हुआ है, बैटरी के अंदर सोल्यूशन होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्ट कहते हैं। आपको मैंने बताया एक जिंक की राड होगी तो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डूबी हुई होगी, तो वो सोल्यूशन हो गया, तो उस सोल्यूशन में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है सोल्यूशन कम हो गया हो, उस बैटरी को जरूरत हो जा करके मार्केट से आपको ला करके उसमें डालना पड़े, या हो सकता है टेम्परेचर की कुछ कमी ज़्यादा हो, उसका भी प्रभाव पड़ रहा हो। तो ये सब प्रभाव निकालने का एक समीकरण है, उसका नाम है नष्ट समीकरण। तो शुरुआत में जो बैटरी थी उसका तो ई नॉट ऑफ सेल था, लेकिन जब इसमें टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट पड़ा तो सेल का पोटेंशियल कितना हो गया, 400 वोल्ट हो गया। तो पहले जो शुरुआत में उसे हम लोग ई नॉट ऑफ सेल मान लेते हैं, और इसका जो फार्मूला वो तो जानते हैं, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। लेकिन इसको निकालने के लिए वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें एक नया फार्मूला दिया गया, और उस नए फार्मूले को ही नष्ट समीकरण कहते हैं। और उस फार्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल
माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग ऑक्सीडेशन की सांद्रता बटे रिडक्शन की, यह फार्मूला है। यहां पर ई नॉट ऑफ सेल क्या है? मानक अवस्था में सेल विभव, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जो कि हम किस फार्मूले से निकालते हैं? वही रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन से। 2.303 तो नियतांक है, R एक गैस नियतांक है, इसका जो वैल्यू होती है वो 8.31 होती है। T यहाँ पर ताप है, और ध्यान रखिएगा इस सवाल में ताप आप हमेशा केल्विन में रखेंगे। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F फैराडे नियतांक है, और इस F की जो वैल्यू होती है वो 96,500 कूलाम्ब होती है। O ये लॉग तो लॉगरिथम है। O मतलब ऑक्सीकरण की सांद्रता, आपको याद होगा जैसे हमने ZN+2 डबल तीर Cr+2 Cr ऐसे लिखा रहता था, तो इस ऑक्सीकरण के नीचे भी यहाँ कुछ सांद्रता लिखी होती थी, 1 मोल 2 मोल, तो O की जगह पे आपको वो रखनी है। और रिडक्शन वाले में भी लिखा रहता था 2 मोल समथिंग वगैरह, हमने आपको कहा था कि आगे बताएंगे, तो रिडक्शन की जगह पे आपको वो लिखना पड़ेगा, और फिर जो कैलकुलेशन आएगा वो आपका आंसर आएगा। अच्छा, वैज्ञानिकों ने इस फार्मूले को थोड़ा छोटा भी किया। ये फार्मूला किसी भी ताप के लिए है, किसी भी ताप मतलब 10 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक स्पेशल 25 डिग्री सेल्सियस पर फार्मूला बनाया। अब 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लीजिए, कितना केल्विन होगा? 298 केल्विन। आपसे सवाल हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस वाला ही पूछे। यह वाला फार्मूला किसी भी टेम्परेचर पर आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो नया फार्मूला है वह सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। आप अगर नए हैं तो आपको जानकारी होगी कि सेल्सियस में जब 273 जोड़ दिया जाता है तो केल्विन में बदल जाता है। तो 25 में जब 273 जोड़ दीजिएगा तो 298 केल्विन हो जाएगी। और उसके लिए आपका एक नया फार्मूला बना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, यह भी वैल्यू यहाँ पर सारी वैल्यू रख करके वैज्ञानिक ने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद ये आया है 0.0591 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ध्यान दीजिए, हाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। किताबों में ई नॉट ऑफ सेल इधर दे करके ये सारा इधर भेज दिया होगा तो प्लस में होगा, या यहाँ पर प्लस लगा करके इसको उल्टा लिख दिया होगा, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन लिख दिया होगा, कि कई किताबों में ऐसा चीज है। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको इसी का यूज करना है न्यूमेरिकल लगाते समय, और एकदम सही न्यूमेरिकल में आपका आंसर आएगा। तो नष्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन किसी भी टेम्परेचर के लिए है, इसमें आपको R भी रखना पड़ेगा, F भी रखना पड़ेगा, सब वैल्यू आपको खुद रखनी पड़ेगी। और यह जो इक्वेशन है, जब सवाल 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन का पूछा जाए तो हमेशा आप यह इक्वेशन ही रखना, यह वाला नहीं। सवाल फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर आप यही वाला रखोगे। बात क्लियर है कि नहीं? तो फिर से बता देते हैं, क्योंकि इसको हम बार बार आज इसलिए बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी नष्ट समीकरण कोई पूछे क्या होता है तो कह दीजिए कि किसी भी बैटरी पर टेम्परेचर, देखिए आया टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का उसके ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए घटता ही है, क्या प्रभाव पड़ता है और जो नया ईएमएफ है वो क्या बनता है, इसको बताने का काम नष्ट इक्वेशन करता है। इसमें कुछ वैल्यूज हैं, ये वाला इक्वेशन किसी भी टेम्परेचर के लिए है और ये वाला इक्वेशन जो है 25 डिग्री या 298 केल्विन के लिए है। इसमें कैलकुलेशन कम है भाई, 8 आर की वैल्यू नहीं रखनी, 8.31 नहीं रखना है, टी नहीं रखना है,
तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो ये वाला जो है अधिकतर यही पेपर में पूछा भी जाता है 25 डिग्री सेल्सियस वाला। तो हम एक आपको सवाल भी बताते हैं। मान लीजिए एक सवाल आपका दिया हुआ है, एक यही ऊपर ही वाला ले लेते हैं, Zn +2 यहाँ लिखा हुआ है 0.1 m, फिर ये है Cu3 + Cu 0.01 m। लेकिन सवाल क्या है, एक सेल है, इसके ईएमएफ के बारे में बताया होगा, जिंक के बारे में बता देगा सवाल में। Zn +2 की वैल्यू 0.6 वोल्ट, और जो आपका कॉपर है इसकी वैल्यू भी दे देगा Cu3 + Cu, इसकी वैल्यू मान दिया 0.2। सवाल में आपसे देगा कि एक सेल निरूपण है, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश में, उसके ईएमएफ के बारे में बता दिया है। आपसे कहेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ईएमएफ पता करिए, फाइंड करिए। सेल रिप्रेजेंटेशन देगा और दोनों जो रॉड है उनके ईएमएफ दे देगा, और कहेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आप इसका ईएमएफ पता करिए। ठीक, अगर 25 डिग्री न कहा होता, सिर्फ कहा होता ईएमएफ पता करिए, तो वही पुराना वाला तरीका कि ई रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको यहाँ पर नष्ट इक्वेशन लगा करके आंसर लाना है। तो सबसे पहले जब ये सवाल समझेंगे तो आप पहले तो रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए और यह दोनों चीज लिख लिए। अब चूंकि आप जानते हैं कि यह वाला हिस्सा किसका होता है, ऑक्सीकरण, अभी उस दिन पढ़ाए, और यह वाला हिस्सा किसका होता है, रिडक्शन। ठीक, यह हिस्सा ऑक्सीकरण और यह हिस्सा रिडक्शन, यानी जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी कि जो Zn है वो आपको क्या हो गई, ईओ हो गई, और जो कॉपर है वो रिडक्शन है, यानी कि यह आपकी क्या हो गई, ER हो गई। आप E0 ऑफ सेल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, यानी कि 0.2 - 0.6, आंसर सॉल्व करेंगे तो -0.4 वोल्ट आएगा। तो ये E0 ऑफ सेल आपका आ गया ना। अच्छा, इसके बाद आप, चूंकि हमने आपको बताया हो, पहले भी पढ़ाया हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ लगानी है। जिंक का ऑक्सीकरण वाला आप लिख लेंगे Zn +2 प्लस जो ज्यादा होता है उधर उतने इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, Cu +3 Cu, ये 3 ज्यादा, इधर 3 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद भी बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये अभी सब पिछला, अभी कोई नष्ट इक्वेशन नहीं बता रहे हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऊपर वाले में 3 का गुणा, तो 3 3 3 दूनी 6, और नीचे वाले में 2 का गुणा, 2 2 ताई 6 और 2 जोड़ लीजिए, तो 3 Zn +2 Cu +3, 3 Zn +2 +2 Cu। इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं। यहाँ तक हो गया। आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यूज किए, 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए। तो जो आप फार्मूले में n देख रहे हो ना, n की जगह पर क्या लिखोगे, 6, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप अपना फार्मूला लिख लो, E = E0 ऑफ सेल माइनस, फार्मूला चूंकि सवाल में 25 डिग्री सेल्सियस का है, तो 0.0591 अपान n log ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन। ठीक, अब देखो E यही निकालना है आपको। E0 ऑफ सेल की वैल्यू आपको पता है -0.4, फिर 0.0591 अपान n की वैल्यू भी आपको पता है 6 log ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है, ऑक्सीडेशन के नीचे कितना लिखा है, 0.1,
और रिडक्शन के नीचे कितना लिखा है 0.01। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब आप यह लिख लोगे ना तो यहाँ पर आइए और देखिए जिंक वाला कितने से बैलेंस है 3 से। तो जो आगे होता है कंसंट्रेशन के वो पावर में चला जाता है, यानी कि जिंक वाले के पावर में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यही चीज देखना है, उन्हें जो कंफ्यूज जाएंगे। और कापर है, कापर किससे बैलेंस हुआ है 2 से, तो कापर यानी कि रिडक्शन वाले के पावर में क्या हो जाएगा 2। मान लीजिए अगर गुणा ही ना होता तो नहीं लिखता पावर, लेकिन एक 3 से एक 2 से तो पावर में वो वैल्यू आ गई। तो E इज इक्वल टू -0.4 माइनस 0.0591 अपॉन 6 log 0.1 का क्यूब यानी कि 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 अपान 0.01 गुणे 0.01। अब ये आपको सॉल्व करना है, लाख में कुछ वैल्यूज आएंगी, जब सॉल्व करके आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्योंकि बड़ा है अभी हम तो इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये 1 2 3 अंक का दशमलव है, यानी कि ऊपर कर लीजिए 1000 का गुणा। अच्छा देखिए नीचे 2 2 4 है तो नीचे कर लो 1 2 3 4 और ऊपर भी है 4 वाले का गुणा। ठीक है, ऊपर नीचे बराबर गुणा कर लिया जाए। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स है भाई, कैसे भी करके हमको पहले डेसिमल हटाने हैं। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे 0.1 0.1 0.1 3 दशमलव और एक 4 जीरो वाला है तो दशमलव हट जाएगा, ऊपर आएगा आपका 10 और नीचे आएगा आपका 1। और ये बाकी सारी चीज जैसे है आप उसको वैसे ही लिख लोगे। बात समझ में आ रही? और ये log 10 की वैल्यू क्या है 1 हो जाती है, यानी कि log पूरा खत्म हो गया। तो ये अगला जो स्टेप होगा -0.4 माइनस 0.0591 अपॉन 6, आसान कर दिया हमने। ठीक, ये आपको पहले तो ऊपर से दशमलव हटा देने, डेसिमल हटा देने और फिर आपका सॉल्व, ये आपका हो गया। अब ये तो आप कर ही लोगे, एलसीएम लेकर के घटाना है खाली। बात समझ में आ रही? तो ये ऐसा न्यूमेरिकल आपका आता है। न्यूमेरिकल हो सकता है आपको कठिन लगे, एन निकालना हमने बता दिया। इस फार्मूले में एन निकालना था, ई नॉट ऑप्शन निकालना था, ऑक्सीडेशन रखना था, रिडक्शन रखना था। और रखते समय ध्यान रखना था अगर बैलेंस किए हैं तो बैलेंस करने में अगर जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक के आगे 3 लगा है तो पावर में 3, कापर का हो रहा है तो कापर के आगे 2 लगा है तो पावर में 2, ये आपको रखना है। और ये 0.1 यहाँ से रखे हैं, 0.01 यहाँ से रखे हैं। तो ये आप जो सॉल्व कर लेंगे तो आपको पूरा 4 नंबर इस सवाल पे मिलेगा। ये 4 नंबर का है। हो सकता है आप लास्ट में न सॉल्व कर पाए तो भाई 3 नंबर मिलेगा। ये हो सकता है आप ये लाग न सॉल्व कर पाए तो लाग आपको भाई सॉल्व करना, दशमलव में ही आएगा अधिकतर। तो लाग मान लीजिए अगर हम लाग में और आसान कर दें, ऊपर 1 कर ले, अच्छा ये जिंक वाला कर 1 कर दें और ये अभी 1 कर दें तो अब तो और आसान हो जाएगा। ये 1 का क्यूब अपान 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो log 1 की वैल्यू 0, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0, और तब आपका यही है पूरा आंसर भी आ जाएगा और सवाल छोटा हो जाएगा। हाँ, ये जो वैल्यू है इसके आधार पे मान लीजिए अभी हमने 0.1 लिखा था तो कितना बड़ा आंसर आ रहा था, लेकिन 1 लिखा तो क्यूब किया तो log 1 आ गया। log 1 की वैल्यू हमने पहले ही आपको बता दिया 0 होता है, तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा भाग 0 हो गया, तो बचा केवल -0.4। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको कई सारे सवाल आपके कोर्स में हैं, लगाइएगा। आज के लिए इतना है।